सर आप मुझे बताइए लाइक हाउ टू इम्प्रूव ग्रामेटिकल पोर्शन। जो बोलचाल में इंग्लिश यूज होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो बोलचाल में स्पोकन इंग्लिश में चल जाते, बट जब आप जा रहे हैं ग्रामेटिकल एग्जाम्स के लिए तो नहीं चलता है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जो इंग्लिश में मेरा 100% मार्क्स है? अभी जो मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया, मुझे बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा समय देना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए एक दिन में, जब हमारे पास इंग्लिश रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और जीके में इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हर इंसान को अपने हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करना होता है। आपके दिन में 8 या 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से आपने इंग्लिश के लिए कितना चूज किया। सबसे पहले ये पहचानिए कि आपका फोर्टे क्या है, इंग्लिश है या मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है। नमस्कार, मैं हूं रवि बजाज, इंग्लिश एजुकेटर, और कुछ वर्षों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी और उसके लिए दिए जाने वाले एग्जाम्स की। एसएससी है, सीजीएल एंड सीएचएसएल, बैंकिंग एग्जाम है, सीडीएस, सीपीओ है। तो एक एवरेज बच्चे के दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उसकी प्रिपरेशन को लेकर, उसकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर, हाउ ही इज गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, आज हम उस पर चर्चा करने लगे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो बड़े सपने लेकर आए हैं अपने साथ। इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं। हम उनकी प्रॉब्लम्स लेंगे, उनके क्वेश्चंस को लेंगे। एक एवरेज बच्चा क्या क्या सोच सकता है और उसके मन में क्या क्या डाउट्स है, उसे क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी होंगी, इसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड आई वुड लाइक टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं यू आर सुहेल। तो सुहेल बताएं, क्या डाउट है आपके मन में? सर जैसे कि हम एसएससी एग्जाम या सीजीएल और मतलब सीपीओ वगैरह और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो सर उसमें क्या होता है, जैसे हमें भी पता है इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर उसमें जैसे हम स्कूल में भी हमने ग्रामर पढ़ी होती है और कॉलेज में भी पढ़ी होती है, बट जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सर जैसे उसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े होते हैं, लाइक उसमें हम ना ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते। सो सर आप मुझे बताइए लाइक हाउ टू इम्प्रूव ग्रामेटिकल पोर्शन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज हम ग्रामर की बात कर रहे हैं। ग्रामर से हमारा शुरुआत होती है। एक बच्चे का क्वेश्चन है, देखिए सच बताइएगा, आपने 12th की थी, आपने ग्रेजुएशन भी की, तो उसमें इंग्लिश का क्या स्कोप था? आप क्या मन में लेकर इंग्लिश का एग्जाम दिया करते थे? कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते थे, कुछ ऐसे और लेटर राइटिंग हुआ करती थी, और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते थे। तो एक बच्चे के दिमाग में क्या चलता है जी, ग्रामर को कैसे कवर करना है। और उस समय जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो एक होता है कि अपने नंबर अच्छे आ जाएं, हाथ में सर्टिफिकेट या डिग्री आ जाए और बेड़ा पार हो जाए, है ना। बट अब आप आए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर गोइंग फॉर एसएससी, सीजीएल, क्योंकि आप ग्रेजुएट है तो यू आर गोइंग फॉर सीजीएल, कंप्लीट ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें आपको ग्रामर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके प्रॉपर टेस्ट देने हैं आपको। बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं 100% एक्यूरेसी की, कि मेरे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि इसमें अब नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ग्रामर में आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करें। प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिर्फ जो बोलचाल में इंग्लिश यूज होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो बोलचाल में स्पोकन इंग्लिश में चल जाते हैं, बट जब आप जा रहे हैं ग्रामेटिकल एग्जाम्स के लिए तो नहीं चलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक वर्ड होता है दर्शकों के लिए यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, ऑडियंस। बट एग्जाम में जब आप जा रहे हैं सीजीएल में, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनी ऑडियंस आर गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन टू महेंद्र सिंह धोनी इन द स्टेडियम। यहां पर क्या एरर है? यहां पर एरर ये है कि आप ऑडियंस यूज नहीं करेंगे, यहां आप दर्शकों के लिए स्पेक्टेटर्स वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रामर में क्या है, आप एक इंग्लिश बोलते हैं, उसमें ऑडियंस चल जाता है। जब आप बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, ओके है, फाइन, एग्जाम में नहीं चलता, उसमें स्पेक्टेटर्स करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर में आपको हर वर्ड के लिए थोरोली उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ग्रामर के रूल्स को थोरोली अब पढ़ना पड़ेगा। पहले जो आपने पढ़ा था एक ओवरव्यू था, चाहे वो पैसिव वॉइस था, नरेशन था, या फिर प्रपोजिशंस था। बट इस बार व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस सीजीएल, तो आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके आपको जाना चाहिए एडवांस के लिए। अच्छा, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सर मैं फर्स्ट टाइम एसएससी का प्रिपेयर कर रहा हूँ, सीजीएल के लिए ही। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जो इंग्लिश में मेरा 100% मार्क्स आए? 100% एक्यूरेसी चाहिए आपको। एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी हो,
और साथ में वोकेबलरी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है, जो मैं याद तो कर रहा हूँ फिर मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, इसको रिटेन और कितनी वोकेबलरी करनी है, रिटेन करना है और कितनी वोकेबलरी कर लूँ तो मेरा Okay. काम चल जाएगा। गुड एग्जाम क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये क्वेश्चन मायने रखता है बिकॉज जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, स्कूल का और कॉलेज का सिलेबस अलग था। Yes. आपने उसमें कुछ टेक्स्ट बुक ली थी या कुछ नॉवेल्स रहे होंगे आपके पास, या फिर कुछ ग्रामर का एक पोर्शन था कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, आपने वो किए एंड यू गॉट द डिग्री, फाइन। अब आपका ओवरऑल चेक हो रहा है, आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक हो रही है कि हाउ इज योर ग्रामर, वोकेबलरी एंड योर राइटिंग स्किल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, फाइन, वो यूपीएससी में आता है। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर वन डे एग्जाम तो यस, आपकी रीडिंग स्किल्स को पॉलिश करना है आपको। रीडिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आपका एक क्वेश्चन बनता है क्लोज टेस्ट के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो मैं आप पर आता हूं, इनका क्वेश्चन है कि कैसे आप अपनी 100% एक्यूरेसी को देख रहे हैं। देखिए, अभी जो मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया सोहेल का, वो यही था कि मुझे बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा समय देना है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। समय देना है, डिपेंड करता है कि वो आधा घंटा दे रहे हैं या 2 घंटे दे रहे हैं आपके और भी सब्जेक्ट से। तो इंग्लिश में आपका बेस कैसा है, अगर आपका बेस मजबूत है आप जल्दी रीडिंग लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड से गो फॉर स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टॉपिक टेंसेस एंड कंडीशनल्स। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं एक सपोज कीजिए मैं एसएससी हूं, ओके, और मैं एक एवरेज बच्चे की नॉलेज चेक करना चाहता हूं इंग्लिश के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपके टेंसेस भी चेक होंगे, नरेशन भी चेक होगी, वॉइस भी और कंजंक्शन भी, सब कुछ। उसके बाद एसएससी आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा है क्लोज टेस्ट, आपकी रीडिंग हैबिट भी चेक हो रही है, उसके अंदर आपके प्रेपोजिशनल क्वेश्चन भी और वर्ड मीनिंग भी चेक हो रही है। तो ओवरऑल आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए, हर बच्चा ये चाहता है कि उसका परसेंटेज 100 ही रहे, ओके। तो हम यहाँ एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है। उसके जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसमें जब वो प्रश्न आए उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके लॉजिक पे जाना है, तुक्के से काम नहीं चलेगा। आप कभी कभी बच्चे होते हैं कि एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेशन की एक स्टेज है, आप जब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप हर वर्ड का आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखना है सही आंसर क्या है और जो गलत आंसर है वो क्यों या फिट नहीं बैठ रहे। तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर 100%, मैं बार बार आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, यू आर गोइंग फॉर 100% एक्यूरेसी, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट छोटा सा है, चाहे वो आर्टिकल वाला है, ए एन दी वाला, या बड़ा कॉन्सेप्ट है वोकेबलरी वाला, गो फॉर द कॉन्सेप्ट। तो आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे इनिशियल स्टेज पे बच्चों के प्रश्न हो सकते हैं, और ये सही भी है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं तो इसी तरह के प्रश्न उनके दिमाग में है, ऐसे डाउट्स हैं। तो अब हम आते हैं स्नेहा पर। स्नेहा, व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्या डाउट है? सर जैसे कि अभी आपने क्लोज टेस्ट की बात करी, तो सीजीएल और बैंकिंग के एग्जाम्स में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स एक पोर्शन होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शन सेम होते हैं, तो हम करेक्ट ऑप्शंस पे कैसे जाएं जब सारे ऑप्शंस हमें सही लग रहे हो? तो एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं उसे पूरा कर देता हूँ, अधूरी है। दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट इन द राइट डायरेक्शन। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं, यार 8 घंटे क्यों पढ़ रहे हो तुम? मैंने तो कहा ही नहीं 8 घंटे पढ़िए। हम कह रहे हैं भाई आधा घंटा पढ़िए, बट उसमें प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, है ना। तो आप एलिमिनेशन पे शुरू में मत जाइए, इनिशियल स्टेज में आपने तैयारी शुरू की है एसएससी सीजीएल के लिए। आप, जैसा मैंने अभी इन्हें बताया कि आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी एक और चीज मैंने बताई कि आप अगर सही आंसर की तलाश में हैं तो बाकी के आंसर्स ये देखिए वो क्यों नहीं है। आप क्लोज टेस्ट की बात कर रही हैं, उसमें एकदम एलिमिनेशन पे मत जाइए, पहले क्लोज टेस्ट को देखिए। क्लोज टेस्ट करने का एक तरीका है, एक पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ फिलअप होते हैं, हर फिलअप के लिए 4 या 5 ऑप्शंस होती है। वैसे एसएससी में 4 ऑप्शंस होती हैं और बैंकिंग एग्जाम में इसकी 5 ऑप्शंस होती है। तो पहले तो आपको सबके वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए। अगर हमें वोकैब ही क्लियर नहीं है, भाई 5 वर्ड ऐसे या 4 वर्ड ऐसे हैं जिसका हमें एग्जैक्टली मीनिंग ही नहीं पता है, हम एलिमिनेशन किसे करेंगे? तो पहले वर्ड पावर। दूसरा उसमें क्वेश्चन है, कभी कभी प्रेपोजिशनल फिलअप आते हैं, उसमें कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होगी।
जैसे एक ऑप्शन दे रहा हूं, आई एम डैश ऑन मीटिंग द फॉरनर्स, आई एम डैश ऑन मीटिंग द फॉरनर्स, और मैं आपको बताया था इस डैश में आना चाहिए उत्सुक, मैं फॉरनर विदेशियों से मिलने के प्रति काफी उत्सुक हूं। अब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां मैं ऑप्शन देता हूं, ईगर भी है, एंक्शियस भी है, फोन्ड भी है और कीन भी है। अगर आप इन चारों वर्ड्स का डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो उत्सुक ही है। तो यहां बच्चा कहां कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे उत्सुक के लिए कौन सा वर्ड फिट करना है, या कौन सा फिट बैठेगा जिसके 2 नंबर मिलेंगे, और थोड़ा सा भूल हुई, थोड़ी सी चूक हुई तो आपके माइनस हो रहे हैं। तो क्या करना है, प्रेपोजिशन इज गोइंग टू हेल्प अस कि कीन वर्ड एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है क्योंकि उसके साथ ऑन लग रहा है। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ही इज कीन ऑन मीटिंग द फॉरनर्स, तो ये ऑन प्रेपोजिशन कीन के साथ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टॉपिक का नाम तो प्रेपोजिशन है, बट हाउ इज गोइंग टू यूज इन द क्लोज टेस्ट। आपका क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट में एक्यूरेसी कैसे आएगी, मतलब एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है क्लोज टेस्ट को करना है, वो कैब आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, कीन का, एंक्शियस का, ईगर का मीनिंग पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रेपोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कीन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आए, इसके लिए आपने प्रेपोजिशन टॉपिक को पढ़ना है। तो यहां एक टॉपिक की बात हो रही है वो क्या है, दूसरा टॉपिक हो रहा है प्रेपोजिशन। इसी तरह से आर्टिकल्स भी पूछेगा वो, यहां पर ए एंड दी क्या आना चाहिए। तो बात क्लोजेस्ट नहीं, मतलब आपकी ओवरऑल नॉलेज जानना चाह रहे हैं वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक आपको मजबूत करने हैं। जो वोकेबलरी है वो आपका फोटे होना ही चाहिए, बिना वो कैब के आप एग्जाम में कैसे जा सकते हैं। बट अभी हमारी क्या बात चल रही है, आपके बेसिक्स जो उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट टू इन द राइट डायरेक्शन। मुद्दा ये नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं 4 घंटे, मुद्दा ये है कि मार्गदर्शन सही मिलना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी है, और आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट, शुरुआत में तो नहीं बट आगे चल के आपको मॉक टेस्ट भी देने। सेटिस्फाइड? और भी कुछ क्वेश्चन है, आप सोचिए इस बारे में। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस थोरोली द थिंग्स। आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है जी, प्लीज। वोकेब को लेकर के है, अच्छा, तो ओके। वोकेब को कैसे ठीक किया जाए। वोकैब में आप किस चीज को रखते हैं, आप शब्दों की बात कर रहे हैं, वोकेबलरी की, वर्ड मीनिंग की बात कर रहे हैं? एक वोकेबलरी हो गई, दूसरा आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। इस पे तो प्रश्न भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। ये सब को कैसे मैनेज किया। देखिए, वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट रहा है बच्चों का, मतलब पिछले बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है, क्योंकि ये वोकेबलरी वो वोकेबलरी नहीं है जो आप इंग्लिश में बोल चाल में, स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। ये वो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं जो आपको रोज द हिंदू न्यूज़पेपर में भी दिखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक पैराग्राफ लिखा है बीजेपी और कांग्रेस के बारे में, और उन्होंने एक दूसरे की पार्टी को क्रिटिसाइज किया है, तो क्रिटिसाइज के लिए लगभग 30 सिनोनिम्स हैं, 30 समानार्थक शब्द हैं, और वो एक पैराग्राफ में एक ही बार क्रिटिसाइज यूज करता है, बाकी उसके सिनोनिम्स यूज करता है। इससे क्या होता है, जो रीडर होता है वो असमंजस में आ जाता है, यार ये इन सब के मीनिंग है क्या। हिंदी में देखेंगे आलोचना ही है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी वर्ड्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं एग्जामिनर कौन सा वर्ड क्वेश्चन में देगा और उसकी कौन सी ऑप्शन आपके आंसर्स में डाल देगा। ठीक है, तो वोकेबलरी याद करने का एक अच्छा तरीका तो ये है, जो हमारे देश में चलता है सिस्टम की रटा मारते हैं, रोज के 5 या 10 वर्ड लिखने की, याद करने की हम कसम खा लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर पर, बट वो याद नहीं हो पाते हैं, सच है। तो एक तरीका है ऑडियो विजुअल टेक्निक, कि आप पिक्चर्स के थ्रू उन्हें याद करें, रूट वर्ड्स के थ्रू याद करें, या फिर एक और अच्छा तरीका कि आप उसकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ करें। आप कोई भी वर्ड सीख रहे हैं, लेंथी है, समय लगेगा, मतलब आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको आगे चल के ऐशो आराम चाहिए, बहुत बढ़िया घर बनाना है, तो इसके लिए जो मेहनत का जो सिस्टम है अभी, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप एक वर्ड लीजिए, उसे कैसे सेंटेंस में यूज किया गया है वो भी जरूर लिखिए उस सेंटेंस को, इससे वो सेंटेंस और वो वर्ड आपके दिमाग में स्ट्रांग हो जाता है। तो वोकेबलरी का ऐसे बढ़िया तरीका तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता, बट फिर आपको कितना आपने उसे मेमोराइज किया है, क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं, इट नीड्स सम प्रैक्टिस। ओके, सो कुछ और चल रहा है दिमाग में एसएससी को लेकर? ये सर एक क्वेश्चन है सर, मेरे न्यूज़पेपर से रिलेटेड। जैसे Okay. सर न्यूज़पेपर में क्या होता है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सर हमें से दिक्कत आती है। तो आप मुझे बताइए सर, उसकी राइट स्ट्रेटेजी क्या होगी। अच्छा, आमतौर पे बच्चे न्यूज़पेपर की बात जरूर करते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम और चल रहा है,
जब बच्चा छोटा होता है ना और अपने बड़ों से पूछता है कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कैसे करूं, तो पूरे देश में, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो केरला है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो यूपी है, एक ही आंसर मिलता है बच्चों को, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। कहां से पढ़े? खोलते हैं, डर जाते हैं, फिर वो कैब दिखाई देती है, एक दो दिन तो हमारी कस्में फॉलो कर लेते हैं कि हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बस 3-4 दिन बाद हम थक जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो हमें वो वर्ड मीनिंग आते हैं। तो अभी मैंने क्या बता रहा था, इससे पिछले क्वेश्चन का जो मेरा आंसर था, आप कोई टेक्निक अपनाएं, या तो रूट वर्ड की टेक्निक अपनाएं या ऑडियो विजुअल टेक्निक अपनाएं, और उन वर्ड्स के लिए अलग से, मैं न्यूज़पेपर के लिए कहूंगा कि एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल, आपका मनपसंद आर्टिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा एडिटोरियल पे जंप लें, और एक न्यूज लें जिसमें कम से कम 150-200 वर्ड्स हो, उसे कट करके अपनी नोटबुक में स्टिक करें, उसके वर्ड मीनिंग लिखें, उसके सेंटेंसेस लिखें, और एक दिन में एक ही आर्टिकल पढ़ें। और मैं तो कहूंगा अगर शुरुआत है आपकी इंग्लिश में, आपको अंग्रेजी से इतना डर लग रहा है, तो 2 दिन में एक ही आर्टिकल लिखें, उस आर्टिकल को पढ़ें, उसके वर्ड मीनिंग, उसके यूजेस को पढ़ें, एंड आई एम 100% श्योर, आई कैन एश्योर यू कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपको 1 महीने में लगेगा कि यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, और उसका फायदा आपको एग्जाम में दिखाई देने वाला है। तो कोई और प्रश्न है आप लोगों के पास? हाँ जी, बोलिए। सर जैसे इंग्लिश में मेंस में सीजीएल में ज़्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का, ओके, बिल्कुल होता है। तो इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए एक दिन में, जब हमारे पास रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, और जीके में इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए? बहुत बढ़िया और बेकार क्वेश्चन है ये। बढ़िया ऐसे है क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में है कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, और बेकार मैं मजाक में कर रहा हूँ। बेकार का मीनिंग ये है कि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का अपना एक फोटे होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। हो सकता है इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो, मैथ्स कमजोर हो सकता है इस बच्चे का जीएस बहुत बढ़िया हो, रीजनिंग में कमजोर हो। तो हर इंसान को अपने हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करना होता है। आपके दिन में 8 या 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से आपने इंग्लिश के लिए कितना चूज किया? सबसे पहले ये पहचानिए कि आपका फोटे क्या है, इंग्लिश है या मैथ्स है, जीएस है या रीजनिंग है। जो स्ट्रॉन्ग है उसे कम समय दीजिए, जिस पार्ट में आप वीक हैं उसे ज्यादा देना होगा। क्योंकि अब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आपने इंग्लिश में अगर शुरू में ज्यादा मेहनत कर ली है, तो आगे आगे आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। कैसे? इंग्लिश में पहले ज्यादा समय दे दिया है, बाद में कम देना पड़ेगा। आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, टाइम पे ध्यान मत दीजिए। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सपोज इंग्लिश में 2 पार्ट्स हैं, ग्रामर है और वोकैबुलरी है, तो अगर आप ग्रामर को पहले ज्यादा समय दे चुके हैं, वोकैब को कम दिया है, अब उल्टा कर दीजिए। बट अंत में जब आपके एग्जाम को रह जाते हैं कम से कम 2-3 महीने, या मैं कहूंगा कि 2 से 2.5 महीने, तब आपको चीजों को ब्रशअप करना है, रिवाइज करना है। तो वो कम समय में भी हो सकता है क्योंकि पहले आप उसके लिए मेहनत कर चुके हैं। और रही बात, मैं फिर आप सभी ऑडियंस को यह बताना चाहूंगा कि ग्रामर के तो कुछ गिने चुने रूल्स हैं, बट सिर्फ रूल से नहीं, आपको उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे। इनिशियल डेज में आपको मॉक टेस्ट पे नहीं जाना चाहिए। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, अभी आपने पढ़ा क्या? नाउन पढ़ा, टेंसेस पढ़े, और मॉक टेस्ट में अगर एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चन आ गए तो आप डिस्करेज हो जाएंगे। तो अभी शुरू में आपको मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। कम से कम 2-3 महीने कुछ तैयारी कर लें, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, फिर देखें कहां पर आप वीक हैं, कहां पर दिक्कत आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को उसी हिसाब से आप टाइम देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राम कुमार, श्याम कुमार और मनोज कुमार के लिए 2-2 घंटे ही हम बता देंगे। हर किसी के हिसाब से उसके सब्जेक्ट मायने रखते हैं, उसका टाइम टेबल मायने रखता है। तो हर इंसान का अपना स्केड्यूल हो सकता है, परंतु वो लाइन जो मैंने शुरू में बोली थी, इन द राइट डायरेक्शन, प्रैक्टिस शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। ओके। एक और चीज नोटिस की गई है कि बच्चे शुरू में सोचते हैं यार मेरी इंग्लिश तो बहुत वीक है, मेरे तो 12th में भी बहुत मुश्किल से नंबर आते थे, ग्रेजुएशन में इंग्लिश जैसे तैसे कर ली मैंने, और अब क्या वो देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं सीपीओ एंड सीजीएल, जिसमें मेंस में इंग्लिश ही इंग्लिश है, इतने सारे क्वेश्चंस उसे करने। बहुत सारे बच्चे शुरू में ही डर कर पीछे हट जाते हैं। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपने 12th की है या आपने ग्रेजुएशन की है, वो एक अलग चीज थी, वो नंबर लेने की गेम थी, आपको डिग्री हासिल करनी थी। इसके बाद आपके बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं बाकी फील्ड्स के लिए। तो अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी आप टेंसेस पढ़ रहे हैं,
आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर रहा हूं, इट्स 100% श्योरिटी कि आप बेसिक से उसके बाद भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही आनंदित करने वाला है आपको। जब आपकी सरकारी नौकरी होगी, आपके आसपास इतने सारे रिसोर्सेज होंगे, उसका आनंद आप लेंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते आपकी गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए और आप एकदम डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आप नहीं कर पा रहे थे, नंबर नहीं ले पा रहे थे और अब भी ऐसा नहीं होगा। टाइम चेंजेस, चीजें चेंज होती हैं, जज्बा रखना है आपको। अब एक और प्रश्न आ रहा है, स्नेहा क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए? अब देखिए, ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफलाइन होनी चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए। देखिए, वैसे तो आफ्टर दैट एपिडेमिक बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन चले गए, तो यहाँ मैंने कुछ चीजें नोटिस की, बट पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। सबसे पहले अपने रिसोर्सेज देखिए, आप कौन से सिटी या कौन से प्रदेश से आ रहे हैं, आपको क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ पहुंच पा रहे हैं, कितनी चीजें कवर कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन का मतलब चीज़ों का मजाक बना देते हैं, वो सीरियस नहीं हो पाते हैं, कभी लेट के क्लास कर रहे हैं, कभी आधी क्लास करके फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वहाँ उसका एक ड्रॉबैक है। बट अगर आप सीरियस हैं तो वहाँ से भी आपको फायदा मिल सकता है, फाइन। बट ऑफलाइन कर रहे हैं तो यहाँ एक चीज़ है कि आप टीचर की नज़र में हैं, आप टीचर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चीज़ों को, अपने क्वेश्चन साइड बाय साइड पूछ पा रहे हैं, और आपकी जब टेस्ट को इवेल्युएट किया जा रहा है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप कहाँ पर आपकी ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। ये एक मुझे लगता है कि ऑफलाइन में आपको बेनिफिट कर सकता है। तो इट्स अगेन पर्सन टू पर्सन कि आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं। अल्टीमेटली आपको कवर करना है, दैट इज A to Z एवरीथिंग। तो जैसा इनका क्वेश्चन था कि 100% एक्यूरेसी वो तभी आएगी जब टीचर आपके सामने होंगे, और कभी कभी ऑफलाइन भी आप कर रहे हैं और बीच में छुट्टियां कर रहे हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपको यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी पंक्चुअल, और अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ प्रॉपर मॉक टेस्ट, अगर ये सब आप कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है ऑफलाइन का ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो चलिए, एक और क्वेश्चन आ रहा है एक स्टूडेंट के यहाँ से। कम ऑन सुहेल, क्या है आपका प्रश्न? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट होते हैं सर, जो उसमें होता है लाइक ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ने में ना, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जो भी है इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है, तो उसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज 25 क्वेश्चंस इन द प्री, और उसमें आपके पास अगर क्लोज टेस्ट आ गया है या फिर कॉम्प्रिहेंशन, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा या तो क्लोज टेस्ट आएगा या कॉम्प्रिहेंशन। जब आप टीयर 2 के लिए जाते हैं तो दोनों मिल सकते हैं। ओके, तो टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 की बात करें, आपको लेंथी लग रहा है पेपर, उसमें कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पढ़ेंगे तो लग रहा है समय निकल जाएगा। यहाँ एक चीज आपकी हेल्प कर सकती है, वो कैसे कि जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी 2 बार रीडिंग लेनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ फिल किया है तो नीचे पढ़ते पढ़ते आपको पता चलता है अरे यार ये तो मैटर ही चेंज है, मैं तो ऊपर क्या सोच के कर रहा था। तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द क्लोज टेस्ट यू हैव टू गो थ्रू ट्वाइस, आपको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। बट हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए। कॉम्प्रिहेंशन को मैं कहूंगा नहीं पढ़ना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले आपको उसके क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आंसर नहीं, उसकी ऑप्शंस नहीं, सिर्फ प्रश्न पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट अबाउट द पैसेजेस, इट इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान वार और टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किस बारे में है, ये क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। उसके बाद आप उसकी रीडिंग करते करते क्वेश्चन नंबर 1 to 3 का आंसर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको नहीं मिलेगा बट 2 का मिल जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का मिलेगा। जब तक आप सारा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो सकता है कभी कभी एंड में हो या फिर बीच में हिडन हो, जिसका आंसर आप बाद में कर पाएंगे। तो आपने क्या देखा, कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेज को नहीं पढ़ना चाहिए, प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्लोज टेस्ट तो आपको कम से कम 2 बार उसकी रीडिंग लेनी चाहिए। ओके, दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आप क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन ये है जो इंग्लिश का हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, क्या इंग्लिश से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अच्छा हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या बात है, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के दिमाग में, और आशा करते हैं इसे
सभी को हेल्प मिलने वाली है। देखिए, इंग्लिश से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है, ये बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली, व्हेन यू गोइंग फॉर द, जब आपकी पोस्टिंग होगी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपका सारा कम्युनिकेशन ही इंग्लिश में होता है। आपके सेमिनार्स, कभी कभी आपको दूसरी कंट्री में जाना है, एम्बेसीज में जाना है, दैट ऑल विल बी हैंडल्ड इन इंग्लिश ओनली। तो अच्छा है आज से आप वो सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो आप इंग्लिश को नॉट एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, बल्कि उसके अंदर आपको क्या करना है, आप उसे ऐसे देखें कि उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, आप आगे कितने फ्यूचर में हेल्प करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जब आपके अंदर नॉलेज आती है, ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस दिन से शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप एग्जाम देंगे, उसके बाद किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद आप कोई स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे, ये गलत तरीका है। आप फर्स्ट डे से सोचिए कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एंड आपको एक एम्बेसी ज्वाइन करनी है, इंडियन एम्बेसी को, या आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप पीएमओ में हो, आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठे हो और आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो यस, फर्स्ट डे से ही कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप क्लोजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ग्रामेटिकल एरर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे भी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी द रीजन फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो आशा करते हैं आज आपने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन सुने, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इनिशियल स्टेज में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं सीजीएल को लेकर, बैंकिंग एग्जाम और वनडे एग्जाम को लेकर, और इंग्लिश में क्या क्या उनके डाउट्स थे, आशा करते हैं ये सब हमने सॉल्व कर दिए होंगे। बट फिर भी आपके दिमाग में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप नीचे चैट बॉक्स में जाकर, कमेंट में जाकर हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं। विल ट्राई टू रीच यू एज सुन एज पॉसिबल, और जितना ज्यादा हो सकेगा हम आपको उसे सेटिस्फाई करेंगे, उन क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता है हमारे बच्चों के क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गए होंगे, और जल्दी मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।